हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं का जो दूसरी इकाई का 7वां चैप्टर है, महिला आश्रम। और महिला आश्रम का अर्थ है यानी महिलाओं के लिए जो आश्रम होती है उसमें किस तरह की व्यवस्था होती है, उसमें महिलाएं किस तरह रहती है और वो अपना भरण पोषण उसके अंदर किस प्रकार करती है। क्योंकि जो आश्रम होता है वो वहाँ की जो रहने वाले जो लोग हैं उन्हीं द्वारा वो चलाया जाता है और उन्हीं द्वारा वो क्रियान्वित किया जाता है। यानी जो भी वहाँ पे जरूरतें होती है वहाँ के लोग वो कार्य करके या कोई मेहनत करके उसी आश्रम में वहाँ का सब काम देखते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक महिला आश्रम का वर्णन किया गया है। इसमें महिला आश्रम में वहाँ की व्यवस्था ये सब के बारे में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। और जो इसके लेखक है वो है काका कालेकर। अभी हम काका कालेकर का परिचय देख लेते हैं। उनका जन्म 1885 सातारा महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी मृत्यु 1981 नई दिल्ली में हुई थी। उनका परिचय इस प्रकार है। काका कालेकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालाकृष्ण कालेकर जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया है। राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मनाने वाले काका कालेकर उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार है। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या अपनी लेखन शैली के विशेष गुण हैं और उनकी कुछ प्रमुख कृतियों में से है जैसे राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय, आत्मचरित्र, ये आदि कुछ उनकी कुछ प्रमुख कृतियों में से है। अभी हम बालाश्रम का जो एक संपूर्ण अच्छे से वर्णन देख लेते हैं कि इसमें जो वहाँ की रहने वाली महिलाएं हैं वो अपने आश्रम का किस तरह से ध्यान रखती थी और वहाँ की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार होती है एक महिला आश्रम की। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। यह आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। दाखिल हुए कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। अभी हमने जिस प्रकार आपको बताया था कि जो महिला आश्रम होता है उसमें जो लेखक है वो बताना चाहते हैं कि वहाँ की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार होती है। उसी में यहाँ पे एक आश्रम का उल्लेख किया गया है जिसमें सिर्फ महिलाओं के लिए आश्रम है, वहां पे पुरुषों का कोई लेना देना नहीं है। और मैंने जिस प्रकार आपको बताया था कि आश्रम में जाने वाले को अपना प्रबंध खुद करके जाना पड़ता है, उसको कोई भी संस्था आश्रम को मदद नहीं करती। वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उन्हीं को अपना सारा काम करना पड़ता है और उनको ही अपनी आजीविका के लिए तरह तरह के काम करने पड़ते हैं। इसी तरह जो लेखक है वो कहते हैं कि अगर किसी को आश्रम में जाना है विज्ञापन देख के या फिर किसी से हमारे आश्रम के बारे में सुना हो तो वो अपनी व्यवस्था, कपड़े, खाने पीने का प्रबंध करके ही आश्रम में आए। और जो गरीब है और जो जिन गरीबों को लोग यहाँ भेजना चाहते हैं वो भेजने वाले उनकी मदद करें, तभी वो यहाँ पे भेजे और उनकी पूरी जानकारी और वो क्या करते हैं, उनका किस तरह से संबंध है, इस बारे में सभी जानकारी आश्रम को दी जानी चाहिए। ऐसा उनका आश्रम का एक जो नोटिस था वो आश्रम की तरफ से दिया गया था कि बिना किसी पहचान वाले को आश्रम में दाखिला नहीं होगा। और आश्रम में कोई व्यक्ति, अगर कोई महिला अगर अच्छे से व्यवहार नहीं करती है तो उसको नोटिस देकर आश्रम से बाहर भी किया जा सकता है। ऐसे आश्रम के कानून थे। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए। आश्रम में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी लेकिन कला और कुंडन से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो ऐसा मानवपूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। ऐसा आसान आदर्श रखा हो तो व्यवस्था पर सीमित का झंझट न हो और तो बहन सुंदर तरीके से चला सके। ऐसा एक बड़ा
काम होगा, उसके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उसे परेशानी हो। यानी अभी हमने जिस प्रकार आपको बताया था कि आश्रम में कैसे लोगों को रहने की व्यवस्था होती है, उसी तरह यहाँ पे बताया गया है कि अगर आश्रम में कहीं कहीं आश्रम में पढ़ाई लिखाई की सुविधा नहीं होती, परंतु उनको ऐसे घरेलू काम सिखाए जाते हैं, जैसे पापड़ बनाना हो गया, बुनाई कढ़ाई, ये सब कार्य आश्रम में सिखाए जाते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और आत्मनिर्भर बन सके। इसके लिए आश्रम में उस प्रकार की शिक्षा महिलाओं को दी जाती थी। यही बात यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि वो सब सीखने के बाद जो महिलाएं हैं वो अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सके, ताकि उन्हें अपने द्वारा जो कमाए हुए पैसे हैं उन्हें खर्च करने के लिए किसी से इजाजत नहीं मांगनी पड़ी। जिस प्रकार जो घरों में होता है कि महिलाओं को कुछ भी अगर खर्च करना हो तो उसके लिए घर में जो बड़ा व्यक्ति होता है उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, परंतु अगर जो महिलाएं हैं अगर आत्मनिर्भर हो जाएगी तो उनको किसी प्रकार के किसी का भी जो बंधन है वो नहीं रहेगा और वह स्वतंत्र ही अपना जीवन यापन कर सकेगी। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनों ने उठा सकेगी, क्योंकि उनमें कई तो कौशल होगी। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है, इसीलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत उपयोगी है, ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। यानी इसमें जो बताया गया है कि एक संस्था को चलाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। यानी संस्था को चलाने के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं होती है, परंतु जो उसके अंदर संस्था के अंदर लोग हैं उनका भी एक अच्छा माइंडसेट होना चाहिए कि वो संस्था को किस तरह आगे लेके जाना है। उसमें जो रहने वाले लोग हैं वो कौन सा कार्य करेंगे और कौन सा कार्य किसको दिया जाना चाहिए, और जो संस्था है उसमें एक ऐसा गुट बनाया जाए ताकि वो एक साथ परिवार की तरह रह सके और ताकि एक दूसरे पे संपूर्ण भार न आ सके। इस तरह की जो जरूरतें हैं या इस तरह के जो उपाय हैं वह संस्थाओं में या आश्रम में किए जाते हैं ताकि लोग अपना जीवन सुचारू रूप से कर सके। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था। संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था ही अत्यंत आवश्यक है। उस आवश्यकताओं में से ही उनका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ भी मैं सूचित ही नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना रूप पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। यानी इसमें यह बताया गया है कि अगर आपको संस्था में जाना है तो पूरी तरह से आपको एक माइंडसेट बना के जाना होगा और आपको पूरी तरह से तैयार होके जाना पड़ेगा कि आपको वहां पे जाके ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे और लोगों की सेवा करनी पड़ेगी और जो खुद का काम है वो उसे खुद ही करना पड़ेगा। ऐसा ऐसा इसमें बताया गया है। और उसी में लेखक कहते हैं कि अगर जिनको वहां पे संस्था में जाना है या जो आश्रम में जाना है वो मुझे अपना परिचय यथाशीघ्र दे ताकि मैं उनके लिए आगे विचार कर सकूं। यहाँ सर्दी अच्छी है, फूलों में गुलदाउदी, कृष्ण जिम्मत फूल बहार में है। उनकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भरी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और होठों को सीकर बैठ गई हो। जब खिलती है तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। वे टिकते हैं बहुत, गुलाब भी खिलने लगे हैं। और कोसोम्स के दिन गए, उन्होंने बहुत आनंद लिया। जिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो आए उसकी कली तोड़े। फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहां से निकालकर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। फिर इसने इतने सुंदर फूल दिए, उसकी आंखों मानो उत्कटता में बोलती हो ऐसी लगती। 2-1 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। परसों की मैंने उसे विदा कर दिया। और लेखक कहते हैं कि हमारे जो आसपास का जो ये है आश्रम है, वहां पे अनेक तरह तरह के फूल है और जो उन फूलों को जो आने वाले जो राहगीर है, जो आते जाते लोग हैं, उन्हें वो वहां की जो कलियां है उन्हें तोड़ लेते हैं। इसी से मैं एक दिन परेशान होकर उस पौधे को वहां से निकालकर
मैंने अपने जो सोने का बिस्तर होता है वहीं पे पास में ही लगा दिया, ताकि कोई भी उसकी कलियां है जो फूल खिलने से पहले एक छोटी छोटी कलियां आती है उसे कोई तोड़ ना सके, और जो फूल है वह जो आश्रम के लोग हैं उन्हें ही प्राप्त हो सके। और ऐसा वो कहते हैं, और ये भी वो बताते हैं कि जो पौधा है ये 2 महीने के अंतराल में सूख गया और मैंने उसको अच्छे से विदा भी कर दिया। काका को दोनों को सप्रेम सुभाषित, ये एक जो पत्र था काका द्वारा ये महिला आश्रम को लिखा गया था। आगे है एक प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 और 18 तक लिखा हुआ पत्र आज मिला, अभी मिला। इस महीने मैंने इस तारीखों को पत्र लिखे हैं, तारीख 1, 9, 15 और चौथा आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह में लिखूंगा ही, तुम्हारी तबीयत कमजोर है, तब तक चिरंजीवी रहना। मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा, मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। अभी यहाँ पे जो सरोज है वो एक और पत्र लिखते हैं, परंतु वो पत्र उनकी तबीयत जानने के लिए, यहाँ पे जो आश्रम में महिलाएं हैं उनकी तबीयत जानने के लिए वो एक पत्र लिखा जाता है कि तुम पहले पत्र हफ्ते में या महीने में 3-4 लिखा करती थी, परंतु अब तुम एक भी पत्र लिखोगी तो चलेगा, परंतु तुम अपना तबीयत का ध्यान रखना और अपने आप को अच्छे से बनाए रखना। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो ही नहीं पाया है। मैंने अपने स्कूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे कॉटन को ही रहने दिया है। और वो लेखक ये भी कहना चाहते हैं कि आजकल की परिस्थिति इस प्रकार है कि आपको अगर अलग अलग धर्मों में अगर समानता चाहिए तो आपको दूसरे धर्म के बारे में जानकारी होनी बहुत ही आवश्यकता है, तभी आप उस धर्म से मेलजोल बढ़ा सकते हैं। यही बात जो लेखक है वह अपनी जो महिला है वहां पे उनको बता रहे हैं कि तुम जल्दी से ये भाषा और जो ये धर्म है इसके बारे में जानना शुरू कर दो, तभी तुम्हें वो लोगों के साथ घुल मिल रहने में मदद मिलेगी। परंतु जब उन्हें पता चलता है कि उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है तो वह सभी बातों को टालते हुए कहते हैं कि पहले तुम आराम करो और जो अपनी तबीयत है उसको पहले एकदम सुधारो और एकदम बढ़िया हो जाओ। और वो ये भी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए जो एक कंपोस्ट बॉक्स भेजा था ताकि तुम अलग अलग नक्शे बना सको, कुछ तारों के चिन्ह बना सको, परंतु वो कहती है कि मैं इतने देर बीमार होने के कारण मैं इस बॉक्स को कुछ कर नहीं पाई मंगाकर, इसीलिए वो कहती है कि मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं और सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। सबको काका का सप्रेम सुभाषिस, काका कालेकर ग्रंथावली से। अभी इसमें कुछ शब्द संसार दिए हैं, जैसे शब्दों के अर्थ, कलह यानी विवाद झगड़ा होना, कुड़ंग यानी खीज होना, और बेट खटे यानी बिना किसी संकोच के निसंकोच। अगर जो ये आपको एक पत्र दिया है, अगर ये पत्र का अर्थ आपको समझ में आया हो और इसमें कोई अगर परेशानी हो तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं और आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।